नमस्कार, एमडी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुति सिंह। आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी नेता शंकरसन शरण जी, जो इलाहाबाद लोकसभा क्षेत्र से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए उनसे जानते हैं 2024 में चुनाव आने को है तो उनके क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी धन्यवाद जी। बीजेपी के सांसद होने के बावजूद भी कई लोग इलाहाबाद लोकसभा से बीजेपी से तैयारी कर रहे हैं। तो आप बताइए 2024 में आपको क्या लगता है, डॉक्टर जोशी को बीजेपी रिप्लेस कर पाएगी या फिर करेगी? सबसे पहले तो हम एमटी टॉक शो चैनल को, पूरी टीम को बार बार धन्यवाद देंगे, शुभकामना देंगे कि आप इस मुद्दे को, ज्वलंत मुद्दे को जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं, घर तक पहुंच के काम करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। रही बात बीजेपी के नेता होने के बावजूद भी, सांसद होने के बावजूद भी रिप्लेस करने की, देखिए हमारी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता सांसद बनने की, विधायक बनने की या महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को निभाने की क्षमता रखता है। हम लोग दावा करते हैं, हम पार्टी को बताते हैं कि हम भी डिजर्व कर रहे हैं। अगर पार्टी चाहे तो रिप्लेस कर सकती है, पार्टी चाहे तो हमें दायित्व दे सकती है। हमारी तरह तमाम कार्यकर्ता अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करते हैं ताकि हमारे पास विकल्प है। अदर पार्टियों के पास, जैसे सपा के पास, बसपा के पास, कांग्रेस के पास किसी प्रकार का कोई अल्टरनेट नहीं है, इसलिए उनके एक चेहरे ही सामने आते हैं। और हमारा बूथ अध्यक्ष से लेकर के प्रधानमंत्री तक का जितने कार्यकर्ता हैं सब क्षमतावान है, सबके पास शैली है, सबके पास जनता का विकास और देश का विकास करने की क्षमता है। इसलिए सभी लोग दावा करते हैं, सभी लोग डिमांड करते हैं। पार्टी अपनी माँ होती है, माँ के पास सभी लोग प्रस्तुत हैं, माँ के लिए सभी बच्चे बराबर होते हैं। तो सर, आप बताइए कि आज के समय में आप राजनीति में क्या बदलाव देखते हैं? लोग वादे करके पूरा भी नहीं करते हैं। देखिए जी, ये कांग्रेस के ज़माने का टाइम था जो कि वादे केवल किए जाते थे और कभी पूरे नहीं किए जाते थे। इधर विगत मोदी जी के शासनकाल में, भाजपा की जब से 2014 से आपने देखा कि जितना वादा किया गया वो सब के सब पूरा गया। 370, राम मंदिर के अलावा जितनी भी चीज़ें बदलाव करने वाली थी, जो हमारे भारत का मुख्य मुद्दा था, और जम्मू कश्मीर को इसमें शामिल करना, संविधान में शामिल करना, सब कुछ हमारी पार्टी ने पूरा किया है और सब हम पूरा करते जा रहे हैं। जो वादे किए हैं वो भी, जो वादे छूट गए थे वह भी हम पूरा कर रहे हैं और हमारी पार्टी कर रही है। जी, लेकिन सर अगर बात करें जैसे राम मंदिर की और ये जम्मू कश्मीर वाले, तो इसमें तो हाई कोर्ट और कोर्ट का वो है, इसमें बीजेपी सरकार का तो कोई वो नहीं है। बीजेपी सरकार की कोई पहल नहीं है, लेकिन जो ये हाई कोर्ट पहले भी था, आज भी है, लेकिन इस समय जो काम हुआ वो विगत 60 वर्षों में क्यों हुआ? 500 वर्षों से सब ये तैयारियां चल रही थी, लड़ाइयां चल रही थी। बाबरी मस्जिद को हटाने के बाद राम मंदिर के लिए आंदोलन इतने दिन से चल रहा था, ये कभी नहीं हो रहा था। कारण कि उस समय कांग्रेस की सरकार में न्यायपालिका के ऊपर दबाव पड़ता था, जिसके चलते सपोर्ट न होने से न्यायपालिका स्वतंत्र होकर काम नहीं करती थी। हमारी जब सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो वो दबाव समाप्त कर दिया गया, न्यायपालिका को स्वतंत्र दिया गया अधिकार, और न्यायपालिका स्वतंत्र होकर के, सुरक्षित होकर के और एक स्वस्थ वातावरण में ये डिसीजन देने के लिए तैयार हुई। इसलिए हमारी सरकार की उपलब्धि है ये राम मंदिर। जी सर, जैसे कि बात हो रही थी वादे पूरे करने की, आज जनता ये सवाल उठ रही है कि जब से बीजेपी आई अपने वादे पूरे नहीं कर पाई है, चाहे वो रोजगार को लेके हो, महंगाई को लेके हो या फिर किसी और को। यहाँ जो युवा है वो आज बेरोजगार टहल रहे, पहले ऐसा नहीं था। महंगाई तो आप देख ही रहे हैं, तो ये वादे तो वो पूरी कर नहीं रही है। महंगाई के संग संग सरकार ने जो गुणात्मक परिवर्तन किए हैं, सबको जो दे रही है सरकार, आज कोरोना काल से लेकर के अभी तक लगभग 2.5 साल 3 साल होने जा रहा है, गरीबों को मुफ्त अनाज दे रही है। 70 करोड़ लोग मुफ्त अनाज के लाभान्वित हुए हैं। ये सरकार कहाँ से दे रही है? रोजगार के अवसर सृजन हो रहे हैं। अभी रोजगार मेला लगा हुआ था, इतने लोगों को रोजगार दिया गया है। कई प्रकार के रोजगार, रोजगार का मतलब रोजगार होता है, न कि सरकारी सर्विस। सरकारी सर्विस उनको मिलती है जो डिजर्व करते हैं। तो रोजगार किसी को भी मिल सकता है। रोजगार आप भी रोजगार कर रहे हैं, हम भी रोजगार कर रहे हैं, लेकिन हम लोग सरकारी सर्विस नहीं करते। तो अगर जनता रोजगार का मतलब सरकारी सर्विस से जोड़ करके देखेगी तो वो गलत कर रही है। तो मतलब जनता अगर पढ़ाई लिखाई कर रही है तो मोदी सरकार ये कह रही है कि हाँ आप अपना खुद का बिजनेस करिए, तो मतलब अब लोग पढ़े लिख के चाय का बिजनेस करें? नहीं, पढ़े लिख के चाय का बिजनेस नहीं करेंगे। जो जिस योग्यता को रखता है उसके अनुसार सरकार मुहैया कराती है। स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से बैंकों से उनको ऋण देती है। ऋणी वाले जो हैं वो ऋणी वाले काम करने लगे हैं, जो बैठे रहते थे
तो विद्यार्थियों के लिए सरकार ने योजनाएं बनाई हैं कि आप हमसे ऋण ले लीजिए और ले करके आप जो कर सकते हो, जिसके लिए आप डिजर्व करते हो वो करो, ना कि आप चाय बेचो। सर अभी G20 की बैठक हुई थी दिल्ली में, आप तो जान रहे हैं दिल्ली का क्या हाल हुआ। तो जो गरीब लोग हैं उनका घर तोड़ के रोड को साफ किया गया था, जो जानवर है उनको बंद किया गया था 3 दिन के लिए। तो क्या ये नहीं लगता हाँ बीजेपी सरकार मतलब गरीबों के लिए सोच नहीं रही है? और उसके बाद जो G20 में जो सजावट हुई थी, जो कार्यक्रम में जो भी हुआ था, उसके लिए जो लोग रखे गए थे, मजदूर रखे गए थे, उनकी पेमेंट भी नहीं हुई थी। तो लोग रो रहे थे इस पे, आप क्या कहेंगे बीजेपी सरकार को? देखिए, व्यवस्था में कभी कभी विलम्ब हो जाता है जी। पेमेंट उस समय हुई नहीं थी, उसके बाद भी पेमेंट किया गया। और रही बात गरीबों का घर तोड़ने की, गरीबों का घर तोड़ने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। उन गरीबों को सरकारी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में पहले से घर दिया जा चुका है। बावजूद इस करके उस जगह पर वो इंक्रोचमेंट करके बैठे हुए थे, उनको फॉर द टाइम बिंग कुछ समय के लिए हटाया गया था। इसके बाद फिर उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया जा रहा है। और हमारी सरकार तो मूल रूप से अंत्योदय योजना को लेकर चलती है। अंत्योदय योजना का मतलब ही होता है कि जो समाज के अंतिम व्यक्ति का उदय हम करा लेंगे, तब हम समझेंगे कि हम सफल हैं। तो हम तो गरीबों के लिए ही काम ही कर रहे हैं। हमारी सरकार मूल रूप से गरीबी हटाने का ही काम कर रही है और गरीबों को संरक्षण दे रही है हर जगह। सर अगर बात करें मणिपुर घटना की, तो वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन इतनी बड़ी घटना घटित हो गई, लेकिन बीजेपी सरकार ने कुछ कहा नहीं। मणिपुर की घटना के अलावा वहाँ पर बीजेपी सरकार आज है, पहले नहीं हुआ करती थी। लेकिन राजस्थान को आप देख लीजिए, आप छत्तीसगढ़ को देख लीजिए, कांग्रेस शासित प्रदेशों में जितनी घटनाएं हो रही हैं और जिस प्रकार से दबाया गया है, मणिपुर की घटना को तो जानबूझ के प्रोपेगेंडा बनाया गया है, वो सब प्लान वे में करवाया गया है। इसके बारे में हमारे माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी भी बयान दे चुके हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बयान दे चुके हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी बयान दे चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष के द्वारा कोई, चूंकि उनके पास वर्क नहीं है, तो इस तरह की बातें उछालते रहते हैं। इस तरह की कोई बात है नहीं। चलिए बीजेपी सरकार की बात छोड़ते हैं, आप बताइए आपको क्या लगता है इलाहाबाद लोकसभा में क्या मुद्दे रहने चाहिए? इलाहाबाद लोकसभा का जो चुनाव होने वाले हैं उसके लिए क्या मुद्दे रहना चाहिए? मुद्दा तो हमारा एक ही है, आरंभिक काल से है, विकास। विकास होना चाहिए, गरीबों का कल्याण होना चाहिए, समानता का अधिकार सबको मिलना चाहिए, जाति पार्टी धर्म से ऊपर उठ करके और हमारी पार्टी काम कर रही है और सबकी उन्नति हो सके, हमारा ये मुद्दा है। जब सर्वांगीण विकास होगा, सभी जातियों का, सभी वर्गों का विकास होगा, तब भारत का एक बढ़िया उदय होगा, भारत विकसित राष्ट्र होगा। उस रास्ते पर हमारा जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, वो चल रही है। सर आप 5 विधानसभा में तो जाते ही होंगे, तो कुराव और मेजा के लिए आपका क्या प्लान है? कुराव और मेजा के जो स्थानीय समस्याएं हैं, अभी तक जो ग्रामीण क्षेत्रों में हमने देखा, या जो हम केवल कुराव विधानसभा की बात नहीं करेंगे या मेजा की, बल्कि हम पूरे जमुना पार की बात करेंगे और पूरे प्रयागराज संसदीय क्षेत्र में जो यहाँ कमी है, जैसे एयरपोर्ट की कमी है। प्रयागराज हमारा संगम क्षेत्र होने के नाते, तीर्थराज क्षेत्र होने के नाते, जिस प्रकार से यहाँ पर डेवलपमेंट होना चाहिए था, वो विगत 8 वर्षों में जितना डेवलपमेंट हुआ माननीय मोदी जी और माननीय जोगी जी के कार्यकाल में, वो विगत 60-70 सालों में बिल्कुल नहीं हुआ। जिसके चलते 60 साल में राष्ट्र को बिगाड़ा गया। बिगाड़ने में समय जब 60 साल लगता है, तो बनाने में तो और ज़्यादा लगता है। तो हमारी कोशिश है कि 8 साल से हमारी सरकार काम कर रही है और अब कोशिश ये है कि हम पूरे जमुना पार को, संसदीय क्षेत्र को, बहुत ही बढ़िया प्रयागराज संसदीय क्षेत्र को बहुत बढ़िया विकास की तरफ ले जाएंगे। और जो चीज़ दिल्ली में है, जो चीज़ मुंबई में है, जो चीज़ चेन्नई में है, वो हम अपने जमुना पार में ले आएंगे और प्रयागराज संसदीय क्षेत्र में लाने के लिए प्रयास करेंगे। हाँ, अगर बात हो रही है तो फिर बारा और करछना के बारे में भी बात हो जाए। जी। तो उसके लिए आप बताइए, उसके लिए क्या आपने सोचा है? करछना विधानसभा तो हमारा पैतृक गांव भी है, घर भी है और वहाँ हमारा हमेशा आना जाना लगा रहता है। करछना विधानसभा में एक क्षेत्र पड़ता है एयरपोर्ट, जो कि बंद पड़ा हुआ है। उस एयरपोर्ट को हम लोग जागृत करना चाह रहे हैं और यहाँ पर एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट यहाँ पर लाना चाह रहे हैं, ताकि देश भर से हम कनेक्ट हो सकें। घूरपुर में वो हवाई पट्टी है और उसके विकास के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, नागरिक उड्डयन मंत्री से बात हुई है और वो इसके लिए ज़मीन रिक्वायरमेंट करके और यहाँ पर डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनाने के लिए काम कर रहे हैं, जो करछना विधानसभा का ही क्षेत्र होगा। इससे हमारा चित्रकूट कनेक्टेड हो जाएगा और हमारे पूरे विधानसभा के लोग 15 मिनट के अंदर में फ्लाइट पकड़ के कहीं देश में जा सकते हैं। सर आज देश में इंडिया का गठबंधन बन गया है, क्या ये बीजेपी के लिए मुश्किल नहीं है?
बीजेपी के लिए कोई मुश्किल नहीं होता है जी। जी बीजेपी अपने कर्म क्षेत्र में धर्म में जीवन जीते हुए यहाँ के कार्यकर्ता चल रहे हैं जी और पीछे पीछे ऐसे भूखने वाले दुनिया भर के लोग भूखते रहते हैं। ये गठबंधन नहीं, महाठग बंधन है। जनता को गुमराह करने के लिए गठबंधन बना हुआ है। इससे कुछ होने वाला नहीं है। बीजेपी पर इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। हम जितना थे उससे कहीं अधिक बढ़ करके आएंगे। ये लोग कुछ कर नहीं कर पाएंगे। लेकिन कई जगह तो इंडिया गठबंधन ने अपना पहल जमा लिया, अपना झंडा गाड़ दिया है। वो सोशल मीडिया पर जमा लिए हैं जी, सोशल मीडिया पर बना लिए हैं। जनता के दिल में तो हमारी पार्टी राज करती है और हम ही राज करते हैं। जनता के दिल में हम हैं। जब चुनाव का टाइम आएगा तो जनता हमें आशीर्वाद देगी और जीतेंगे हम लोग। वो लोग केवल सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। क्या बिना धर्म को राजनीति में लाया बीजेपी कोई चुनाव नहीं जीत सकती? धर्म को राजनीति में लाया नहीं गया। जी, पहले इस चीज को समझ लें। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। जो भी व्यक्ति धर्म को लेकर नहीं चलेगा, भारतीय सनातन संस्कृति है, ये ऋषि मुनियों का देश है। जो शासन सत्ता धर्म को छोड़ के काम करने लग जाती है, विधर्मी बन जाती है, वो फिर राष्ट्र का कल्याण नहीं कर पाती। और हमारी सरकार धर्ममय जीवन जीने वाले लोगों की पार्टी है, तो धर्म के अनुसार चलना पड़ेगा। धर्म हमारा सिखाता है शासन करना भी, प्रशासन करना भी, राजा चुनना भी, राजा को हटाना भी। तो धर्म तो लेकर के चलना है, बिना धर्म के काम नहीं चलेगा। तो ये बताइए, अगर जनता आपको सांसद चुनती है तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा? जनता का आशीर्वाद अगर सांसद के रूप में हमें मिलता है तो प्रायोरिटी पर जमुना पार प्रयागराज संसदीय क्षेत्र का विकास। हमारे यहाँ जमुना पार में 62,500 कर्मचारी बेरोजगार हो गए। TSL बंद हो गया, ITI बंद हो गया, GC बंद हो गया, BPC बंद हो गया, अरेवा बंद हो गया, कॉटन मिल बंद हो गया। अब ये सब जो बंद होने के बाद ये जो लिक्विडेटर का ये कर दिया गया, और इसके लिए हमारी सरकार के लोग, हमारे प्रतिनिधि, सांसद प्रतिनिधि आज भी लगे हुए हैं, लेकिन अभी वो कार्य सफल नहीं हो पाया है। जनता गुमराह होकर घूम रही है। सबसे पहले प्रायोरिटी में इन उद्योगों को या तो फिर से खुलवाना, जीर्णोद्धार कराना, या वहाँ पर केंद्रीय नेतृत्व से बैठ करके बातचीत करना कि हम यहाँ पर नए रोजगार खोल सकें और बेरोजगारों को और नौकरी, और जो पहले के कर्मचारी हैं उनका भरण पोषण हो सके। ये हमको करना है। पहले बंद पड़े उद्योगों को फिर से संचालित करवाना। जी सर, बीजेपी में इलाहाबाद लोकसभा से सबसे ज्यादा दावेदार हैं। टिकट तो एक ही को ही मिलेगा, तो आपको नहीं लगता कि गुटबाजी होगी? नहीं, गुटबंदी की बात नहीं है। हमारी पार्टी बिल्कुल ही निष्पक्ष होकर के कार्य करती है। जो जिसका व्यक्तित्व बढ़िया हो, जो आचरणशील हो, जो जनाधार हो, जो जनता का कार्य कर सके, जो जनता के लिए समर्पित हो, देश के लिए समर्पित हो, तो हमारी पार्टी यहाँ नीचे से लेकर ऊपर तक सब लोग बड़े ध्यान से देखते हैं और बहुत ही निष्पक्ष ढंग से आज तक का टिकट वितरण करने आए हैं। उसमें कोई गुटबंदी नहीं होती है किसी प्रकार का। तो सर, आप बताइए, आप अपने टिकट के प्रति कितना आश्वस्त है? ये नहीं कहा जा सकता जी। हर व्यक्ति को एक उम्मीद रहती है कि पार्टी उसे दायित्व दे और हम वो कार्य करके पूरा करें। तो हम पूरी तरह से 100% अपने तरफ से आश्वस्त हैं कि पार्टी अगर हमें दायित्व देती है तो निष्पक्षता से, सरलता से हम राष्ट्र की सेवा करेंगे। जो अपने अंदर की भावना है वो हम प्रयागराज संसदीय क्षेत्र के लिए विकसित करेंगे। खेल के लिए, महिलाओं के लिए, जो लड़कियां हमारे यहाँ पर लड़कियों के लिए, मेडिकल कॉलेज के लिए, इस तरह का हम जमुना पार में व्यवस्था करेंगे। और जमुना पार को एक संसदीय क्षेत्र अलग से और प्लस में जमुना पार को एक अलग से जिला घोषित करने के लिए हम लोग बहुत दिन से प्रयासरत हैं। तो ये हम प्रयास करेंगे। सर, आपको ये नहीं लगता है कि जातिगत जनगणना से देश में नई राजनीति का जन्म हुआ है? जातिगत जनगणना ये वो लोग करा रहे हैं जिनके पास अपना कोई आधार नहीं रह गया है। वो डर गए हैं, भयभीत हैं, कांप रहे हैं कि अब हम आगे चुनाव में जीत पाएंगे या हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो इसको जातिगत पर मोटिवेट कर रहे हैं। हमारे लिए हर जाति एक समान है, हर धर्म एक समान है। हमारी भारतीय जनता पार्टी के लिए हर वर्ग के लोग एक समान है। इसलिए हमारी पार्टी जातिगत जनगणना से कोई फर्क नहीं पड़ता और इससे राजनीति में कोई भूचाल नहीं। पहले भी आप वही थे, आज भी आप वही रहेंगे। तो जातिगत जनगणना हो या ना हो, उससे राजनीति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर, लेकिन जनता ये सवाल उठाती है कि जो बीजेपी सरकार है वो धर्म विशेष को लेकर चलती है। जो लोग धर्म छोड़ देते हैं, फिर से हम ये बात कहेंगे, उनका जीवन किसी प्रकार का रह नहीं जाता, वो विधर्मी हो जाते हैं। धर्म का आचरण, धर्म का मर्यादा, धर्म में जीवन जी के ही आप अपने घर को, अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने राष्ट्र को संभाल सकते हैं। क्योंकि धर्म में हर प्रकार की नीतियां बताई जाती हैं
और जितनी भी चीज़ें आपको जीवन जीने के लिए चाहिए जी। वो हमारे पुराणों से मिलता है। तो हमारा तो व्यक्तिगत धर्म है, मनुष्य का धर्म ही है कि आप धर्म से जुड़ के ही चलें, छोड़ के ना चलें। तो सर मतलब ये कह सकते हैं कि सपा और कांग्रेस धर्म को छोड़ के मतलब धर्म के विरोध जाती है। उनका धर्म ही है विधर्मी होना, विधर्म ही उनका धर्म है। जैसे आपने रावण का नाम सुना होगा, कंस का नाम सुना होगा, तो ऐसे लोग विधर्म को ही अपना धर्म मान लेते हैं। तो कांग्रेस और सपा बसपा के लोगों के लिए विधर्म ही धर्म होता है, वो लोग वही मान लेते हैं। जी। हमेशा नेगेटिविटी प्रचार करना, दुष्प्रचार करना, सनातन के खिलाफ बोलना, गाली बकना, उल्टी सीधी बातें कर देना, कभी भगवान राम के खिलाफ टिप्पणी करेंगे, कभी कृष्ण के खिलाफ टिप्पणी करेंगे। इसी आधार पर वो लोग दाल रोटी अपनी चला रहे हैं। तो उनके लिए क्या कहा जा सकता है। तो चलिए सर, हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप बताइए, आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे। जनता से हम यही अपील करेंगे, हमने अपना प्रचार भी करवाया है, होर्डिंग पर भी लिखवाया है कि राष्ट्र हित में आइए और भाजपा की सरकार बनाए। हम सांसद बने न बने, भारतीय जनता पार्टी से हमको टिकट मिले न मिले, इसकी कोई बात नहीं है। हम पहले भी टिकट नहीं मिली तब भी लगे रहे, आज भी लगे हुए हैं, कल भी लगे रहेंगे, क्योंकि हम लोग समर्पित सिपाही हैं राष्ट्र सेवा के लिए। तो जनता से हम बार बार यही अपील करेंगे कि राष्ट्र हित में, समाज हित में, अपने हित में आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनिए और कमल का फूल ही बटन दबाइए, यही आपका प्रत्याशी है। जी तो चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। आपको और MT शो चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और आप यह बात जनता तक पहुंचाएंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आने वाले नवरात्रि और दीपावली की भी हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, अभी हमारे साथ बीजेपी नेता शरण जी थे, उनसे हमने चुनाव के मुद्दे पर बातचीत की। उनका कहना है अगर वो सांसद चुने जाते हैं इलाहाबाद लोकसभा क्षेत्र से तो वो यमुना पार्क का विकास करेंगे। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी सरकार के ऊपर भी बोला है कि अगर वो सांसद बने चाहे ना बने, लेकिन बीजेपी सरकार आनी चाहिए, क्योंकि वही है जो देश का हित के बारे में सोचती है, बाकी कोई सरकार नहीं सोचती है। तो चलिए, वो आगे आने वाले समय बताएगा कि कौन सी सरकार आएगी। तो ऐसे वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप हमारे MT टॉक शो फॉलो करते रहिए। मैं सोची वीडियो में